अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है कंप्लीट इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 को क्लियर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, कौन से ऑथर की बुक जो है रिकमेंड करेंगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि एम महमूद की जो बुक है इसके अंदर बेहतरीन तरीके से इंटरप्रिटेशन हुई हुई है और इसके ऑल सेक्शंस के, और साथ ही साथ इसके जो क्रॉस रेफरेंसेस हैं वो भी इसके अंदर डिस्क्राइब हुए हैं। आज हम जो है इलीगल डिस्पर्शन एक्ट क्लियर करने के साथ ही साथ इसके जो क्रॉस रेफरेंसेस हैं, जिस तरीके से 145 सीआरपीसी और साथ ही साथ सेक्शन नंबर 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेक्शन 3 का और सेक्शन 9 में क्या डिफरेंशिएट है वो भी क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ 145 में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1। अब जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो किस चीज़ का होता है? वो होता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड का है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा लॉ है। ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है, ठीक है, और साथ ही साथ ये एक स्पेशल लॉ है। बेसिकली जो इलीगल डिस्पर्शन एक्ट है उसका जो बेसिक पर्पस था, वो ऑब्जेक्ट क्या था? ताकि कब्जा माफिया ग्रुप्स को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। लेकिन जब हम सेक्शन नंबर 3 की इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ कब्जा माफिया ग्रुप पर ये एप्लीकेबल नहीं है, साथ ही साथ दूसरे लोगों पर भी ये एप्लीकेबल है जिनकी इंटेंशन जो है किसी से उसकी प्रॉपर्टी ग्रैब करने की हो। वो जब हम सेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब सेक्शन नंबर 1 तो क्लियर होगा आपको। अब साथ ही साथ सेक्शन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलें तो सेक्शन 2 जो है इसका, अब इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 6 जुलाई 2005, 6 जुलाई 2005। और सेक्शन कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर से वो सिर्फ 9 सेक्शंस हैं, जिसके अंदर एक सेक्शन 8A की सूरत में अमेंडेड 2007 के अंदर उसकी अमेंडमेंट आ चुकी थी। अब सेक्शन नंबर 2 की तरफ अगर चलें तो सेक्शन नंबर 2 जो है वो क्या है? वो है डेफिनेशन क्लासेस का। अब सेक्शन नंबर 2 को ज़रा खोलें तो उसके अंदर हमें जो है डेफिनेशन क्लासेस मिल जाती हैं। सबसे पहले क्या है? कोड, फिर कोड, कोड फिर कोड, ठीक है। और उसके बाद कौन सी डेफिनेशन आती है? उसके बाद ऑक्यूपायर और फिर ऑनर, ऑक्यूपायर फिर ऑनर, और फिर लास्ट में जो है हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टी। सबसे पहले कोड की जब जहां पर ये बात करेगा तो देखें, कोड का मतलब ये होगा कि कौन सी कोड में, कौन सी अदालत में आप इसकी जो है कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो इसकी कंप्लेंट जो फाइल होगी वो कौन सी अदालत में होगी? वो होगी कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। उसके बाद कोड, कौन सा कोड इसके ऊपर एप्लीकेबल है? इसके ऊपर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर की अगर डेफिनेशन देंगे मींस अ पर्सन हु इज इन लॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मींस लॉफुल ऑक्यूपायर, लॉफुल पोजेशन में हो। वो शख्स जो कि लॉफुल किसी की पोजेशन में हो उसको हम कहेंगे कि ये ऑक्यूपायर है। और ओनर कौन होगा? ओनर जाहिर सी बात है, ओनर की जहां बात है कि मींस अ पर्सन एक्चुअली ओन्स द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजेशन, एक्चुअली ओनर, एक्चुअली ओन्स का वर्ड अगर आप याद रखें कि एक ऐसा शख्स जो कि एक्चुअली ओन करे उस प्रॉपर्टी को, तो उसको हम कहेंगे लॉफुल ओनर। और प्रॉपर्टी की जहां बात आएगी कि आया कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल है, तो देखें, याद रखें, ये जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं की जा रही, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 3 के साथ साथ हम जो है डिफरेंशिएट ड्रा करेंगे किसका? सेक्शन 9 स्पेशल रिलीफ एक्ट का, और फिर उसके बाद 145 सीआरपीसी का। अब सेक्शन नंबर 3 को अगर आप एक दफ़ा गो थ्रू करें, क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इलीगल डिस्पर्शन एक्ट। सेक्शन 3 किस चीज़ की बात करता है? प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इलीगल डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 3 की जहां बात आएगी तो सेक्शन नंबर 3 की देखें, नो वन शल इंटर इनटू अपॉन एनी प्रॉपर्टी और डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्यूपाई विदाउट हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। मतलब अगर किसी के पास लॉफुल अथॉरिटी है तो वो ग्रैब कर सकता है, ठीक है, लॉफुली। लेकिन अनलॉफुली उसको ग्रैब नहीं किया जा सकता, ग्रैब भी नहीं किया जा सकता, कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, और ऑक्यूपाई हासिल भी नहीं किया जा सकता। टू डू द इंटेंशन टू डिस्पोजेस, कंट्रोल और ऑक्यूपाई ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कि उसकी इंटेंशन होनी चाहिए,
क्या होनी चाहिए, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए उसको उससे वो प्रॉपर्टी छीनने की। Whoever contravenes the provision of the subclass 1 shall with prejudice punishment he may be liable of any other law for the timing in force punishable with the imprisonment which may extend to 10 years। तो सेक्शन नंबर 3 की जो इंटरवेंशन करेगा उसकी कितनी पनिशमेंट है, 3 इयर्स। ठीक है, अब 3 इयर्स भी है और 10 इयर्स भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बताता है 10 इयर्स कि अगर कोई सब क्लास वन की अगर कोई कंट्रावेंशन करेगा तो फिर उसको जो है क्या होगी, उसकी 10 साल सजा है। लेकिन अगर इससे हटके, सब क्लास 1 से हटके अगर कोई ग्रैब कंट्रोल से हटके अगर किसी और तरीके से इलीगली, ठीक है, उससे जो है हासिल करता है तो फिर क्या होगा, फिर जो है फोर्सिबली करता है, हुआ फोर्सिबली और रॉन्गफुली डिस्पोजेस एनी ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी डज एनी एक्ट फॉल व्हिच डज नॉट फॉल, क्या कह रहा है, व्हिच डज नॉट फॉल इन सब सेक्शन 1। अगर कोई सब सेक्शन 1 के अंदर फॉल नहीं करता फिर क्या होगा, फिर जो है उसको 3 साल की 3 इयर्स पनिशमेंट दी जाएगी। अब ये 10 इयर्स पनिशमेंट और 3 इयर्स पनिशमेंट के साथ साथ आप जो है एक और प्रोविजन पढ़ेंगे 544 ए सीआरपीसी का। अब 544 ए सीआरपीसी बेसिकली है क्या, कंपनसेशन टू द हेड्स ऑफ विक्टिम है। क्या है, कंपनसेशन, मुआवजा, यानी कि इतने साल की सजा और फिर कंपनसेशन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन 10 विथ फाइन। क्या, विथ फाइन, यानी कि इतने साल की सजा भी होगी और साथ ही साथ उतनी वो फाइन भी पे करेगा। उसके बाद ये हो गया सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 3 की और अगर हम सेक्शन नंबर 9 किसका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें तो देखें सेक्शन नंबर 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, एक सिविल रेमेडी है और ये क्या है, ये एक क्रिमिनल रेमेडी है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, ये बात करता है किसकी, ये बात करता है ऑक्यूपायर की, सॉरी पजेजर की, कि कोई भी पजेजर हो, कोई भी पजेजर हो, आइदर वो लॉफुल हो आइदर वो अनलॉफुल हो। ठीक है, लॉफुल हो या अनलॉफुल हो, वो जो है क्या कर सकता है, वो उस शख्स के खिलाफ एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है सेक्शन नंबर 9 की, कि उसने जो है उसको निकालने की कोशिश की है। अब जैसे कि एक आप अक्सर देखते हैं कि सेक्शन नंबर 9 स्पेशल रिलीफ एक्ट जो है ये क्या है, ये एक तो सिविल रेमेडी, दूसरी बात ये कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास जितने भी आप देखते हैं कि जो टेनेंट है वो ही अपने मालिक मकान के खिलाफ जो है एप्लीकेशन दायर कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन हो 6 मंथ्स की, कि 6 मंथ्स की से ज़्यादा वो जो है उस जगह पे रह रहा है। ठीक है, और उसको अगर कोई भी शख्स निकालने की कोशिश करता है तो फिर वो जो है सेक्शन नंबर 9 की एप्लीकेशन देता है। लेकिन सेक्शन नंबर 3 जो बात करता है वो करता है किसकी, पर्टिकुलरली ये बात करता है आपका लैंड ग्रैबर्स की, और जो है किसकी, अगर किसी और तरीके से उसको निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर ये बात करता है लॉफुल पजेजर। क्या मेन चीज़ क्या है, लॉफुल पजेजर, लॉफुल ओनर। ठीक है, लॉफुल पजेजर और लॉफुल ओनर। उसके बाद सेक्शन नंबर 4, अगर सेक्शन नंबर 4 की तरफ चलें तो सेक्शन नंबर 4 किस चीज़ की बात करेगा, सेक्शन नंबर 4 बात करेगा हमारे पास कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब ये बात करें कि कॉग्निजेंस कौन लेगा इसकी। अगर इसकी कॉग्निजेंस की बात आएगी तो कॉग्निजेंस के तहत नॉट विथ स्टैंडिंग का वर्ड आ गया। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब कि यहाँ पर ये मैंडेटरी क्लास है कि इस सेक्शन को सबसे पहले फोकियत हासिल है। ठीक है, इस सेक्शन को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। अब सेक्शन नंबर 4 ने सिंपल ये बात की कि कॉग्निजेंस कौन लेगा, सेशन कोर्ट लेगी। ठीक है, दिस ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल। पहली बात तो ये इसने कर दी कि सेशन कोर्ट लेगा। दूसरी बात इसने ये की, ये जो ऑफेंस है ये कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। द कोर्ट एट एनी स्टेज प्रोसीडिंग में डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द अक्यूज, के कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है किसी भी स्टेज पे कि वो उस शख्स को अरेस्ट कर दे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो जहां पर सेक्शन नंबर 5 आएगा तो सेक्शन नंबर 5 के अंदर क्या है, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर। सेक्शन नंबर 5 हमें इन्वेस्टिगेशन भी बताता है और प्रोसीजर बताता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर है।
अगर सेक्शन नंबर 5 की बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, अपॉन अ कंप्लेंट। सबसे पहली चीज़ तो इसने क्लियर की कि इसके अंदर किसी किस्म की एफआईआर नहीं हो सकती, ये डायरेक्ट क्या होगी, एक कंप्लेंट होगी। और कंप्लेंट कहाँ पर होगी, कंप्लेंट आप जाके देंगे कहाँ पर, सेशन कोर्ट के अंदर। और सेशन कोर्ट के अंदर जब आप कंप्लेंट देंगे तो क्या होगा, द कोर्ट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट, टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन, फॉरवर्ड द सेम 15 डेज टू द कोर्ट। कह रहा है कि सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन होगी ये होगी कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, 15 दिन से ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड डेट, लेकिन अगर कोर्ट अगर टाइम देना चाहे तो विथ विच सच रिपोर्ट इज फॉरवर्डेड गुड रीज़न, तो गुड रीज़न के साथ कोर्ट जो है उस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है कि 15 दिन से ज़्यादा भी एक्सटेंड की जा सकती है। फिर फर्दर प्रोवाइडेड दैट व्हेन द लोकल इंक्वायरी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर, अगर कहीं लोकल इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ेगी तो जो सेशन कोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को भी डायरेक्ट कर सकती है लोकल इंक्वायरी के लिए, और जो है साथ ही साथ रेवेन्यू ऑफिसर को भी डायरेक्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद शल बी कंस्ट्रक्ट द एविडेंस, और फिर उसको एज एन एविडेंस जो है उसको पेश किया जाएगा। उसके बाद ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट शल प्रोसीड विद द ट्रायल, और जब एविडेंस आ गए, जब क्या हो गया, जब कॉग्निजेबल केस आ गया ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है उस प्रोसीजर को आगे लेके चलेगी और विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर उस मसले को कंक्लूड करेगी, ठीक है। विद इन 60 डेज विदाउट सफिशिएंट रीज़न, ठीक है, बिना किसी रीज़न के इसके अंदर कोई भी एडजॉर्नमेंट नहीं हो सकती, इसके अंदर किसी भी किस्म की एडजॉर्नमेंट नहीं है। अगर एडजॉर्नमेंट होगी भी तो मैक्सिमम 1 एडजॉर्नमेंट होगी, ये आपने याद रख लेना। अब उसके बाद सेक्शन नंबर क्या कह रहा है, ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल द फॉल्स वेक्सेशियस द कोर्ट में अवार्ड कंपनसेशन। अगर कोई फॉल्स या वेक्सेशियस कोई क्लेम लगाए, किसी के ऊपर ब्लेम लगाए, तो फिर क्या किया जाएगा, इसके ऊपर कंपनसेशन कंप्लेंट दी जा सकती है कि इससे कंपनसेशन क्लेम की जाए। कंपनसेशन कितनी होगी, 5 लाख रुपए जुर्माना। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 की तरफ जब हम आते हैं तो सेक्शन नंबर 6 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 6 जो है वो बात करता है पावर टू अटैच प्रॉपर्टी। अब ये पावर टू अटैच प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, प्रैक्टिस के अंदर जब आप जाएंगे तो ये आप अक्सर देखेंगे कि अक्सर जो है कोर्ट क्या कर रही होती है, आईडी कंप्लेंट फाइल होती है और फिर जो है कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देती है। कह रहा है इन द कोर्ट, if the court is satisfied that none of the person is possessor immediately before the commission of the offense, the court may attach the property to final decision of the case। जब कोर्ट ये देखे कि ये दोनों पार्टीज ही इस प्रॉपर्टी की हकदार नहीं है, इन दोनों में से किसी एक की भी ये प्रॉपर्टी बनती ही नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी जब तक उस अदालत का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। इफ द केस ऑफ अटैच मेथड मैनेजमेंट सेफ गार्ड अगेंस्ट नेचुरल डिके, तो नेचुरल डिके का खास ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद आ जाए सेक्शन नंबर 7 की तरफ, इविक्शन ऑफ द मोड ऑफ रिकवरी ऑफ द इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ की बात की जा रही है। अब ये सेक्शन नंबर 7 के अंदर क्या है, ओनली, एक तो याद रखना सेक्शन नंबर 7 क्या है, सेक्शन 7 जो है ओनली ड्यूरिंग ट्रायल है, ओनली ड्यूरिंग ट्रायल, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 7 क्या बात करता है, इफ ड्यूरिंग ट्रायल द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज फाउंड प्राइम facie ऑन द लॉफुल पोजेशन, the court shall interim relief direct to on occupier of the case may be in possession where the person is against whom the such order is passed subsection fails to comply with the same। सबसे पहले तो ये कहता है कि अगर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ये साबित हो जाती है बात कि ये प्रॉपर्टी इस शख्स की है, ये प्रॉपर्टी इस शख्स की है, तो क्या होगा, तो कोर्ट जो है इंटरिम रिलीफ देगी उसको, इंटरिम रिलीफ, इंटरिम इविक्शन करवा के देगी कि जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक ये प्रॉपर्टी आप अपने कब्जे में रख सकते हैं, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द कोर्ट में अथोराइज एनी ऑफिसर टू टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी कंप्लायंस विद ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, द पर्सन हु अथोराइज मे यूज द केस फोर्स नेसेसरी। तो इसके अंदर अगर इसकी कंक्लूजन की बात की जाए, इसके अंदर सिंपली ये बात की जा रही है कि इंटरिम रिलीफ किस तरीके से मिलेगा या फिर इविक्शन किस तरीके से करवाई जाएगी, रिकवरी किस तरीके से होगी उस प्रॉपर्टी की। तो जब कोर्ट अदालत ये देखे कि इस शख्स की ये प्रॉपर्टी बनती है और ये प्रॉपर्टी के सारे कागज़ ले आए, लेकिन कुछ टाइम रहता है इस मसले को एंड की तरफ लेके जाने, इस मसले को की वर्डिक्ट की तरफ जाने की तरफ से पहले तो कोर्ट क्या करेगी, इंटरिम रिलीफ उसको ग्रांट कर सकती है। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द ओनर ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। जब ट्रायल कंक्लूड हो गया, अब जैसे ही, अब देखें ये एक क्या है, इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है कि ये एक तो एक स्पेशल लॉ है, इसका प्रोसीजर ही चेंज है, इसका प्रोसीजर अब थोड़ा सा क्रिमिनल यानी कि सीआरपीसी से हटके। तो इसके अंदर आपको क्या बताया जा रहा है, इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि सीआरपीसी भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। साथ ही साथ इसके जो प्रोसीजर है वो बताया गया है कि इसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसको जो है इसकी कंप्लेंट लेके चलेंगे, कंक्लूजन किस तरीके से होगा। जब कंक्लूजन हो जाएगा, जब कंक्लूजन हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर जो है डिलीवरी की जाएगी पोजीशन की।
एक्चुअल जो लॉफुल पोजेसर है, लॉफुल जो ओनर है, जो लॉफुल पोजेसर हो, जो लॉफुल ओनर हो, उसको उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी कर दी जाएगी। On conclusion of trial, if the court finds that the owner or occupier of the property was illegally dispossessed of the property grabbed contravenes of the section 3, the court may at any time passing order, ठीक है, and that section direct accused any person claiming through him restoration of the property, ठीक है, ऑनर। अब कह रहा है कि जब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि प्रॉपर्टी इसकी बनती थी और अभी इसको हमने ये प्रॉपर्टी दिला के देनी है, जब हमने इसको ये प्रॉपर्टी वापस दिला के देनी है, तो फिर क्या होगा, फिर उस प्रॉपर्टी की रिस्टोरेशन होगी, यानी कि उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी करवाई जाएगी, उसको वापस दिलवाई जाएगी। अब यहाँ पर वर्ड ये यूज़ हुआ है मे, तो इसको भी मैं आगे चल के क्लियर करूँगा कि मे और शल का जो ये अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर शल तो मैंडेटरी है, मे तो डायरेक्टरी है, मे तो जो है सॉरी मे तो क्या है डिस्क्रिशनरी है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू केस लॉ ये भी साबित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपका जो मे वर्ड है वो शल की जगह भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद आ जाए फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द कोर्ट में विद द रिक्वायर्ड्स डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन फॉर द असिस्टेंस मे बी रिक्वायर्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए ऑफिसर इन चार्ज की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी बुलाया जा सकता है। अंडरस्टैंड। अब मैं बात कर रहा था मे और शल के वर्ड की, तो देखें शल क्या है, शल तो मैंडेटरी है, मे क्या है, मे डिस्क्रिशनरी वर्ड है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 8 के अंदर जब मैंने सब क्लास 1 रीड आउट किया तो उसके अंदर मैंने क्या कहा, उसके अंदर मैंने क्या, द कोर्ट में एट एनी टाइम, द कोर्ट में एट एनी टाइम, कोर्ट किसी भी वक्त क्या कर सकती है, उसको उसकी प्रॉपर्टी जो है रिस्टोर करवा के दे सकती है। अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास केस ला है जो क्या है 2011 PCRLJ 1300। ये केसला हमें क्या कहता है, ये केसला हमें सिंपली ये कहता है कि द वर्ड में यूज इन सेक्शन 8 इज नॉट डायरेक्टरी बट मैंडेटरी इन नेचर फॉर स्पीडी एंड एक्सपेडिशन जस्टिस विदाउट विच द ट्रू स्पिरिट ऑफ द रेशनल सेक्शन कैन नेवर बी अचीव्ड। कह रहा है कि जो सेक्शन नंबर 8 के अंदर जो वर्ड में यूज है वो क्या है, वो मैंडेटरी है, वो डायरेक्टरी नहीं है। अंडरस्टैंड। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि कहीं ना कहीं मे वर्ड जो है वो शल की जगह भी यूज़ हो सकता है, लेकिन शल का वर्ड कभी भी मे की जगह यूज़ नहीं होगा। अंडरस्टैंड। ये हो गया सेक्शन नंबर 8। उसके बाद सेक्शन 8 के बाद सेक्शन नंबर 8A। अब सेक्शन नंबर 8A क्या कहता है, सेक्शन 8A को जब आप पढ़ेंगे तो वो बात करता है अपील की। किसकी बात करता है वो, अपील की, कि इसकी अपील कहाँ होगी। जाहिर सी बात है जब डायरेक्ट आप सेशन कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो इसकी अपील दायर करेगी कहाँ पर, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। और हाई कोर्ट के अंदर जब आप अपील करेंगे तो अपील का टाइम ड्यूरेशन कितना है, अपील का टाइम ड्यूरेशन है 30 डेज, कि 30 डेज के अंदर अंदर जो एग्रीव पार्टी है वो जो है अपील कर सकती है 30 डेज के अंदर अंदर अब हाई कोर्ट पे। अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या है वर्ड एनी। अब यहाँ पर जो वर्ड है, शुरू में जो वर्ड यूज हुआ एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2, तो यहाँ पर जो वर्ड है उसकी इंटरप्रिटेशन की गई कि जहाँ पर वर्ड एनी यूज हुआ है इज इंडीड अ वर्ड ऑफ वाइडर मीनिंग विच मीन्स प्राइमा फेशिया विदाउट लिमिटेशन, कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप किस ऑर्डर के लिए अपील दाखिल कर रहे हैं, ठीक है, आप किस रीज़न के बिहाइंड आप जो है अपील दाखिल कर रहे हैं, तो कोई भी जो है इसकी लिमिटेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम लिमिट देखा जाएगा कि टाइम लिमिट कितना है 30 डेज। लेकिन आप एग्रीव्ड हैं, आप किस ग्राउंड पर जो है अपील दाखिल कर रहे हैं, आपका क्या जो है ऑब्जेक्ट है अपील दाखिल करने का, ये नहीं देखा जाएगा, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है, आप अपील दाखिल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब इसकी जो ये जो अमेंड हुआ सेक्शन 8A, ये हुआ था 2007 के अंदर, ये भी क्लियर करना है। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 9 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड। मैंने पहले ही चीज़ क्लियर की कि इसके अंदर जो एप्लीकेबिलिटी है वो किसकी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसके ऊपर एप्लीकेबल है। अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो सेक्शन नंबर 9 वो हमने क्लियर किया। अब हम बात करते हैं किसकी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 145 CRPC की। अगर हम सेक्शन 145 CRPC की बात करें तो 145 CRPC और सेक्शन नंबर 3 इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखें। सेक्शन नंबर 3 प्रिवेंशन ऑफ इलीगल डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की जब हमने बात की तो उसने ये हमें सिंपल ये बताया कि अगर कोई भी शख्स ग्रैब करने की कोशिश करे या फिर क्या करने की कोशिश करे या फिर उसको जो है किसी भी इंटेंशनली उससे वो जो प्रॉपर्टी है वो हासिल करने की कोशिश करे, उस पर जो है सेक्शन नंबर 3 एप्लीकेबल है। लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कब्जा माफिया ग्रुप्स पर ही ये एप्लीकेबल है। अंडरस्टैंड। लेकिन सेक्शन 145 जो CRPC है ये क्या कहता है, ये हमें इसकी जो डेफिनेशन है वो कहता है कि प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड लाइकली टू काज ब्रीच ऑफ पीस। क्या है, लाइकली टू काज ब्रीच ऑफ पीस।
ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जहाँ पर डिस्प्यूट अराइज होने का खतरा हो, जहाँ पर ये खतरा हो कि यहाँ पर अमन जो है पामाल होगा, यहाँ पर अमन का खदशा होगा, यहाँ पर लोग लड़ेंगे और लड़ने के बाद आपस में हो सकता है कि मर्डर भी हो जाए। ठीक है, तो जहाँ पर ऐसा खतरा होगा वो जो है आइदर एग्रीकल्चर लैंड है या फिर कोई भी शॉप वगैरह कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जब कोर्ट ये देखती है तो कोर्ट क्या करेगी, आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देते हैं कि हमें ये खतरा है कि हमारी इस प्रॉपर्टी की वजह से हमें भी नुकसान हो सकता है जानी, किसी और को नुकसान जानी हो सकता है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम जो है एप्लीकेशन देना चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को आप अटैच कर दें, इस प्रॉपर्टी को आप क्या कर दें, इस प्रॉपर्टी को आप अटैच कर दें, क्योंकि यहाँ पर अमन जो है ख़राब होने का खतरा है। तो वहाँ पर 145 सीआरपीसी की एप्लीकेशन दी जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था किसमें, सेक्शन नंबर 3 में और सेक्शन 145 सीआरपीसी में। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये बहुत ही एक माइनर एक्ट है, इसके अंदर कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप जो है प्रैक्टिस के अंदर आएँगे, इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, सेक्शन नंबर 3 की क्या एप्लीकेबिलिटी है, इसकी अपील किस तरीके से होती है, तो होपफुली आपको जो है सारी की सारी क्वेरीज़ क्लियर हो जाएँगी। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।